नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ हाइपरटेंशन या जिसे आप कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है, किन कारणों से होता है, इसके क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं और हम होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा इन्हें कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप उन्हें देख पाएँ। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसे एक वाइटल माना गया है। इसी की वजह से जो हमारा ब्लड है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, डिफरेंट टिश्यूज़ तक पहुंच पाता है और उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर पाता है। ये एक प्रेशर है जो ब्लड के थ्रू आपकी आर्टरीज़ पर लगाया जाता है। मतलब आप एक सिंपल वे में इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए एक पाइप है, जो आप पाइप्स आप देखते हैं अपने घरों में, वो पाइप के थ्रू जो पानी फ्लो कर रहा है, उस पानी की वजह से जो प्रेशर पाइप की वॉल्स पर लग रहा है, उसी तरह का जो प्रेशर है आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जो संचार माध्यम है, उसमें भी होता है। जब ब्लड उन धमनियों में एक प्रेशर लगाता है, मतलब आर्टरीज़, जिन्हें हम आर्टरीज़ कहते हैं, उनकी वॉल्स पर एक प्रेशर अपना लगाता है, जो पुशिंग फोर्स उसका होता है, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसका जो नॉर्मल रेंज माना गया है वो 120/80 mmHg होता है। जब इस रेंज से ऊपर आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाए, उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। मतलब जो आपकी आर्टरीज़ हैं उनमें या तो किसी तरह का कॉन्स्ट्रिक्शन आ चुका है, मतलब वो सिकुड़ रही हैं, या उनमें किसी तरह का ब्लॉकेज आ रहा है। तो इस वजह से जो आपका ब्लड फ्लो होता है उसमें एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है, मतलब आपके हार्ट को दुगुना तिगुना काम करना पड़ता है उस प्रेशर के लिए। आपका जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट का काम होता है पंप करना। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन माना जाता है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक्टिविटी करता है। इसके दो फंक्शंस मेन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस दौरान जो प्रेशर डेवलप होता है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जब रिलैक्स होता है तो मतलब आपका जो नीचे का प्रेशर जिसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हार्ट कैसे अपना काम करता है ब्लड फ्लो के लिए। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड उसमें आकर भर जाता है, और जब ये रिलैक्स करेगा तो जो ब्लड है वो पूरा फ्लो करके आगे निकल जाता है। तो इस तरह से हार्ट का फंक्शन होता है। इसके 5 क्राइटेरियाज हैं। पहला, हेल्दी ब्लड प्रेशर या एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 120/80 mmHg का जो रेंज है वो हेल्दी ब्लड प्रेशर माना गया है। नेक्स्ट है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड का मतलब होता है आपका जो ब्लड प्रेशर है वो यूजुअली रेज तो किया है, लेकिन एक हाइपरटेंशन की स्टेज तक नहीं पहुंचा है, और आप इसे विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करके रेगुलेट कर सकते हैं। और ये आपके लिए एक साइन भी होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप इसे रेगुलेट कीजिए अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके। इसका जो रेंज माना गया है, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 120 to 129 है और डायस्टोलिक मतलब नीचे, मतलब लोअर जो प्रेशर है आपका लेस देन 80 mmHg है, तो वो आपका होता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है आपका स्टेज 1 हाइपरटेंशन। जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 to 139 पहुंच जाता है और डायस्टोलिक मतलब नीचे का जो प्रेशर है आपका वो आपका 80 to 89 mmHg पहुंच जाए, तो ये आपका होता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और इसी स्टेज से मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसी स्टेज से आपको अपनी बीपी का ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। ये आपको बताने के लिए है कि आपको एक मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ चुकी है, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ चुकी है। नेक्स्ट है स्टेज 2 हाइपरटेंशन।
जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 या फिर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका लोअर या फिर डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो आपका 90 या 90 से ऊपर पहुंच जाए, तो वो होता है आपका स्टेज 2 का हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन क्राइसिस। हाइपरटेंशन क्राइसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको मेडिकल इमरजेंसी की नीड पड़ जाती है। जब आपका सिस्टोलिक या फिर ऊपर का जो प्रेशर है वो मोर देन 180 mmHg और नीचे का जो प्रेशर है मतलब डायस्टोलिक प्रेशर आपका मोर देन 120 mmHg हो जाए, तो ये होता है आपका हाइपरटेंशन क्राइसिस, मतलब ये एक इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो चुकी है। कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं कि जो हमारी हाइपरटेंशन की स्टेज होती है या हाइपरटेंशन की जो कंडीशन होती है एसिम्प्टोमेटिक होती है, किसी तरह के सिम्टम या लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं और काफ़ी लंबे समय से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं, एक अपना रेगुलर चेकअप नहीं करवाते हैं अपने ब्लड प्रेशर पर। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर महीने या एक रेगुलर पीरियड पर अपना ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स चेक करवाइए, अपना ब्लड प्रेशर का नाप करवाते रहिए। नेक्स्ट मैं इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करना चाहूँगी। रिस्क फैक्टर्स या फिर आप जिन्हें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कह सकते हैं, सबसे पहला जो फैक्टर माना जाता है एज का। मेल्स में मोर देन 60 या फिर फीमेल्स में मोर देन 65 का जो एज ग्रुप है वो हाइपरटेंशन के लिए प्रोन माना जाता है। वैसे तो ये आजकल हर किसी एज ग्रुप में देखने को मिलता है। इन केस अगर बच्चों में आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है तो इसका मतलब है या तो वो ओबेसिटी की ओर बढ़ रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, अच्छा नहीं है, हेल्थी डाइट नहीं ले रहे हैं, या फिर टाइप 1 या फिर जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं इस तरह की किसी बीमारी से वो ग्रसित हैं। ये आपको प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम प्री इक्लैम्पशिया की कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की रही है तो इस केस में भी हाइपरटेंशन की स्टेज डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर आप क्रॉनिक स्मोकर रहे हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय से आप स्मोकिंग करते आ रहे हैं, ड्रिंकिंग करते आ रहे हैं, मेल्स की मैं बात करूं, अगर मोर देन 2 ड्रिंक्स पर डे कोई मेल पर्सन ले रहे हैं तो उनमें हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। यहीं पर मैं फीमेल्स की बात करूं, अगर मोर देन 1 ड्रिंक पर डे वो ले रही हैं तो उनमें भी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की जिसे सोडियम इंटेक या सॉल्ट इंटेक माना जाता है। काफ़ी सारे केसेस में देखने को मिलता है कि जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं वो अपना सॉल्ट इंटेक कम कर देते हैं। हाँ, ये सही बात है कि हाइपरटेंशन में सॉल्ट इंटेक कम कर देना चाहिए या अवॉइड कर देना चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी बात पहले ये जान लेनी चाहिए कि आप सॉल्ट सेंसिटिव हैं या नहीं, सोडियम सेंसिटिव हैं या नहीं, क्योंकि कई सारे केसेस में सॉल्ट सेंसिटिव पर्सन नहीं होते हैं और अपना सोडियम इंटेक कम कर देते हैं या पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं और धीरे धीरे वो हाइपोटेंशन की अवस्था में चले जाते हैं, मतलब उनका जो बीपी है वो काफ़ी कम हो जाता है, लो बीपी की स्टेज आ जाती है जो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है उनके लिए। तो इसलिए सबसे ज़रूरी जो जानकारी है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आप सबसे पहले ये जान लें कि आप सोडियम सेंसिटिव हैं या नहीं। इसे आप एक सिंपल टेस्ट के थ्रू भी पहचान सकते हैं। आपके घर पर अगर बीपी इंस्ट्रूमेंट है या फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाकर अपना बीपी चेक करवाते हैं तो 3 दिन का रेगुलर 3 डेज़ आप अपना बीपी चेक करवाइए, उसकी रीडिंग अपने पास नोट कीजिए और उन 3 दिन आप सोडियम का इंटेक बढ़ा लीजिए, मतलब नमक आप खूब लीजिए अपनी डाइट में और उन 3 दिन आप देखिए कि आपका जो बीपी है उसमें किस तरह का फ्लक्चुएशन आया है, मतलब आपका बीपी बढ़ा है या घटा है या सेम रहा है। अगर आपका बीपी बढ़ गया है तो
आपको सोडियम अवॉइड करने की ज़रूरत है। मतलब आप सोडियम सेंसिटिव हैं, आप सॉल्ट सेंसिटिव हैं और आपको सोडियम को अवॉइड करने की ज़रूरत है। और अगर आपका बीपी एज इट इज़ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, तो आप अपना जो नमक है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो लो सोडियम डाइट ले सकते हैं। मार्केट में जो लो सोडियम अवेलेबल होता है उसे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी पोटेशियम इनटेक की। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम इनटेक कम हो जाए तो इस अवस्था में भी हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो सोडियम लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। सोडियम आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन को बढ़ा देता है और आपकी बीपी को रेज कर देता है। वहीं पर पोटेशियम इस सोडियम को बैलेंस करके रखता है और फ्लूइड रिटेंशन नहीं होने देता है और आपका बीपी एक नॉर्मल रेंज पे रहता है। इसलिए ज़रूरत है कि आप अपना पोटेशियम इंटेक डाइट में ज़्यादा लें। नेक्स्ट मैं बात करूँगी स्ट्रेस की। स्ट्रेस भी एक मेजर कॉज माना जाता है, एक मेजर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर माना जाता है। आप अगर किसी लंबे समय से क्रॉनिक आपको स्ट्रेस है, क्रॉनिक डिप्रेशन में आप जी रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है आपके बीपी का बढ़ने का, क्योंकि कंटिन्यू स्ट्रेस की वजह से या क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से आपका जो ओवर ईटिंग है वो हैबिट हो जाता है, ओवर ड्रिंकिंग आप करने लगते हैं, ओवर स्मोकिंग या फिर अब्यूसिव ड्रग्स हैं उनका यूज़ करने लगते हैं, किसी तरह का मेडिकेशन आप लेने लगते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से भी आपका जो बीपी है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी इसके टाइप्स की। हाइपरटेंशन दो तरह का देखने को मिलता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसे आप इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ये 90 to 95% जो केसेस होते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन के देखने को मिलते हैं। और इसके जो मेजर कॉज है वो अभी तक अननोन है, कोई ऐसा नोन कॉज अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स इसमें ज़्यादा प्रीडिस्पोजिंग माने जाते हैं, या फिर अगर आपका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके प्राइमरी हाइपरटेंशन का। नेक्स्ट है सेकेंडरी। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है अंडरलाइंग कॉज की वजह से जो आपका बीपी बढ़ जाता है। मतलब बीपी बढ़ने के पीछे कोई ना कोई कारण है, या फिर आपको कोई डायबिटीज़ है, या फिर कोई किडनी डिजीज़ है, या आप कोई लंबे समय से किसी मेडिकेशन पे चल रहे हैं जिन मेडिसिन की वजह से आपका बीपी ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, या फिर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं, क्रॉनिक ड्रिंकर्स हैं, इस तरह की हैबिट्स हैं, तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है और ये प्राइमरी हाइपरटेंशन से भी ज़्यादा थ्रेटनिंग होती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी इसके सिम्टम्स की। इसमें जो कॉमनली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हेडेक होता है और ब्लड विजन होता है, मतलब विजुअल चेंजेस देखने को मिलेंगे, धुंधलापन देखने को मिलता है, चक्कर आने लगता है जिसको हम वर्टाइगो कहते हैं, और डिजीनेस फील करता है पर्सन, चिड़चिड़ापन फील होता है, उसको सुस्ती फील होती है, चेस्ट पेन वो फील करता है, पैल्पिटेशन होता है, जो पल्स होती हैं वो इरेगुलर हो चुकी होती है, स्लीप एपनिया की कंडीशन मतलब खर्राटे की जो कंडीशन है वो भी डेवलप होने लगती है, और ब्रीथ की जो शॉर्टनेस है वो हो जाती है, मतलब सांस प्रॉपरली नहीं आ पाती है, नींद ढंग से नहीं आ पाती है। इस तरह के जो फैक्टर्स हैं या फिर इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूंगी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, हम कैसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आप रिसेंटली डायग्नोस हुए हैं अपनी बीपी की प्रॉब्लम से, या आपको हाइपरटेंशन अभी अभी डायग्नोस हुआ है, तो उसमें भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप क्रॉनिक हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं या क्रॉनिक आपकी कंडीशन चल रही है, काफ़ी लंबे समय से आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप उनके साथ भी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के उनको रेगुलेट करने में आपकी मदद करती है। क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो आपको डेली लेनी पड़ती हैं बीपी की। जिस दिन आप वो बीपी की मेडिसिन छोड़ देंगे या भूल जाते हैं, उस दिन आपका बीपी फ्लक्चुएट कर जाता है, बीपी बढ़ जाता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन इसी चीज़ को रेगुलेट करती है और आपके बीपी को मैनेज करने में आपकी हेल्प करती है। सबसे पहली मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी बराइटाम्यूर 6X। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
ब्राइटाम्योर 6X, अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और डायस्टोलिक मतलब नीचे का प्रेशर कम है, तो इस केस में आप ब्राइटाम्योर 6X की 4 गोलियां सुबह शाम कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बताऊंगी, जिसे आप अपने पास रख सकते हैं, मिक्स कर कर रख सकते हैं और डेली यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है, फर्स्ट टिंचर है रॉल्फिया मदर टिंचर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और सेकंड है आपका क्रेटेगस मदर टिंचर। इन दोनों मदर टिंचर्स की आप 30 ml की बॉटल ले लीजिए मार्केट से। याद रखिए हमेशा सील्ड पैक मेडिसिन लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मेडिसिन की क्वालिटी में कोई डाउट नहीं रहता है और आपको इजीली पता चल जाता है कि आपको कौन सी मेडिसिन दी गई है, किस पोटेंसी की, किस मदर टिंचर की और किस मात्रा में आपको लेनी है, ये आप जान सकते हैं। और साथ में आप एक स्टेरलाइज खाली बॉटल ले लीजिए, लगभग 100 ml की आप बॉटल ले लीजिए, ड्रॉपर वाली बॉटल हो, कोशिश कीजिए। आप किसी होम्योपैथिक शॉप से भी ले सकते हैं, या फिर आपके घर पर कोई स्टेरलाइज बॉटल हो जो ड्रॉपर के साथ हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों मेडिसिन की 30 ml आप इस बॉटल में मिक्स करके बना लीजिए और शेक कीजिए, और फिर इसको आप डेली इसकी 20 से 30 बूंदें 1/4 कप पानी में सुबह और शाम कंटिन्यू कीजिए। इसे आप 5 से 6 महीना कंटिन्यू कीजिए, इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो मेडिसिन है उन्हें बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ लीजिए, एक पंक्चुअल वे में लीजिए, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो इसे बिल्कुल शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस, अपने पर्सनल हेल्थ रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और आप चाहें तो मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्क्रीन पर शो करवाई है। धन्यवाद।